नमस्ते बच्चों, आइए स्वागत है आपका 8वीं क्लास के विज्ञान चैप्टर 14 जिसका नाम है साउंड। आज इसके प्रश्न उत्तर को फटाफट पूरा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला है सही उत्तर चुनिए। आवृत्ति का मात्रक क्या है? मीटर, सेकंड, हर्ट्ज या फिर मीटर प्रति सेकंड। तो आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। दूसरा, ध्वनि संचरित हो सकती है कहाँ पे? केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में, या ठोस, द्रवों और गैसों तीनों में। तो सही उत्तर हो जाएगा ठोस, द्रवों और गैसों तीनों में। तीसरा प्रश्न, इनमें किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है? छोटी बच्ची की, छोटे बालक की, महिला की या पुरुष की? तो सही उत्तर होगा छोटी बच्ची की। जो आवाज़ की आवृत्ति है वो सबसे अधिक होती है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में सही कथन के सामने टिक पर निशान लगाइए, टिक का निशान लगाइए। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दोलन में लगे हुए समय को आवर्तकाल भले ही कहते हैं। दूसरा, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी। नहीं, आयाम अधिक होने पर ध्वनि प्रबल हो जाती है, इसलिए गलत है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे हवा ही नहीं हो, कोई माध्यम नहीं हो, तो ध्वनि जो है, साउंड वहाँ पे संचारित नहीं हो सकती है। कंपनी की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल नहीं, जितनी आवृत्ति ज़्यादा होगी तारत्व उतना ज़्यादा होगा, मतलब उसमें पतलापन आवाज़ में उतना ज़्यादा होगा। अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। बिल्कुल नहीं, प्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास जो है वो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। ये बिल्कुल सही है। और अगला है, शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, कंपन करने वाली वस्तु की सतह का अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। हाँ, ये सही है कि माध्यमान से जो माध्य स्थिति है वहाँ से कंपन करने वाली जो वस्तु है, जितना ज़्यादा अधिकतम विस्थापन जहाँ पे होता है उसको आयाम कहते हैं। तीसरा, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। केवल कंपित वस्तु ही क्या उत्पन्न करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। दूसरा, आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। किसी कंपायमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। जितना ज़्यादा आयाम होगा उतनी ज़्यादा प्रबल होगी ध्वनि। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। ठीक है, इससे प्रदूषण होता है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है। तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है। बिल्कुल सही। जितनी तीक्ष्ण मतलब जितनी पतली होगी तो तारत्व ज़्यादा होगा। अब मोटी है तो उसमें प्रबलता अधिक होती है, लेकिन तारत्व जो है वो कम होता है। चौथा प्रश्न, एक कंपित वस्तु 5 सेकंड में 50 बार दोलन करती है या कंपन करता है। इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करिए। तो उत्तर है, दोलनों की संख्या कितनी दी हुई है? 50। समय कितना है? 5 सेकंड। तो आवर्तकाल क्या निकालना है? यही। तो 50 दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है वो 5 सेकंड होता है। तो एक दोलन पूरा करने में कितना लगेगा? 5/50 सेकंड। इसको हम लोग जब हल करते हैं तो 0.1 सेकंड निकलता है। ठीक है। दूसरा, आवृत्ति। तो 5 सेकंड में दोलनों की संख्या कितनी है? 50। तो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50/5 मतलब 10 हो जाएगी संख्या। तो इसी को हम लोग 10 हर्ट्ज बोलेंगे। मतलब आवृत्ति 10 हर्ट्ज और आवर्तकाल 0.1 सेकंड हो जाएगा। समझ गए? ठीक। पांचवा प्रश्न है, एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल ज्ञात करिए। मतलब 1 सेकंड में 400 कंपन, 400 दोलन, तो हमको आवर्तकाल निकालना है। तो 400 दोलनों को पूरा करने में लिया गया समय 1 सेकंड दिया हुआ है। तो एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? 1/400 सेकंड होगा। तो मतलब 0.0025 सेकंड होगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आवर्तकाल यही हो जाएगा। कहने का मतलब एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको ध्वनि का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। छठा प्रश्न है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत भी शोर बन सकता है?
तो उत्तर होगा प्रिय ध्वनि संगीत कहलाती है और अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। हाँ, क्योंकि जो संगीत अप्रिय लगे तथा जिसकी प्रबलता अधिक हो वह शोर बन जाता है। ठीक है, तो संगीत भी कभी कभी शोर बन सकता है जो प्रदूषण करता है। अब आते हैं कि मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए और इसके कार्य की व्याख्या करिए। देखिए, चित्र कुछ इस तरह आप अपने पेंसिल से बना सकते हैं। अब आते हैं इसकी कार्य करने की विधि क्या है उसके बारे में। मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। तो शरीर का वह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नाली के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु भी इस प्रकार टने हुए या तने हुए होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी में रास्ता होता है। ठीक है, जब फेफड़े वायु को थोड़ा बल दे करके उस झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु जो है क्या होता है, वो वाइब्रेट होने लगता है, कंपित होने लगता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वाक तंतुओं से जुड़ी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, तंतुओं को खींचा हुआ या फिर ढीला कर सकती हैं, ऐसा लचीलापन होता है। तो वाक तंतु तने हुए में अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होगी और ढीला होने पर अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। बस यही उसकी क्रियाविधि थी। 8वां है, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो उत्तर होगा शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची निम्न है। टीवी तथा रेडियो की अधिक ध्वनि, मोटर वाहनों के हॉर्न, लाउडस्पीकर और पटाखे की आवाज़, घरेलू उपकरण जैसे कि मिक्सर और कूलर, ये भी शोर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। 9वां प्रश्न, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम जरूरी है। एक प्रयोग द्वारा इस कथन की पुष्टि करिए। तो मैं आपको 2 प्रयोग बताऊंगा, दोनों को एक एक करके आइए बताता हूँ। एक बेल जार लिया, बेल मतलब घंटी होता है और जार मतलब घड़ा। तो बेल जार एक प्रयोगशाला उपकरण है जिसका उपयोग वैक्यूम मतलब कि निर्वात बनाने के लिए किया जाता है, जहाँ पे कोई भी हवा, कोई भी माध्यम नहीं हो। इसका आकार घंटी के समान होता है। बेल जार में एक विद्युत घंटी रखेंगे, मतलब बिजली जब उसमें पास करेंगे तो घंटी बजने लगेगी। सील बंद, मतलब चारों तरफ से बंद कर देंगे। बेल जार की हवा को बाहर निकालना हम शुरू करेंगे एक पाइप के माध्यम से। जैसे ही हम हवा को खींच करके बाहर निकालना शुरू करते हैं, बेल जार से निकलने वाली बिजली की घंटी की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती है। और जैसे ही बेल जार में वैक्यूम मतलब निर्वात आ जाएगा तो बेल जार से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। हालांकि बेल जार में हथौड़े से जो घंटी पड़ रही है वो लगातार जारी ही रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है लेकिन हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि तरंगों को फैलने के लिए हमेशा एक माध्यम की ज़रूरत होती है और बेल जार में वो माध्यम नहीं बचा अब, क्योंकि उसको हमने वायु चूसक पंप से बाहर निकाल दिया, इसलिए ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर पा रही हैं। यदि आप इसका चित्र बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। एक बेल जार है और नीचे हवा निकालने वाली पंप है और देखिए इसमें इलेक्ट्रिक घंटी है। जब भी करंट इसमें पास करते हैं तो वो घंटी बजने लगती है। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो तीर के निशान के पास जहाँ पे आपको दिख रहा है वो गिरने लगती है, पटकाने लगती है उस पर, तो उससे आवाज़ आने लगती है। समझ गए? आइए एक दूसरा प्रयोग करते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल लिया, ठीक है, और बोतल के निचले भाग को काटकर हटा दिया। देखिए चित्र जो है वो किस इस तरह होगा। समझ गए? चित्र को ध्यान से देख लें, इसी तरह का होगा। बड़ा ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोतल में एक मोबाइल एक चकती पर रख दिया और उसे बोतल के ऊपरी भाग से ढक दिया। चकती और बोतल के कोर के बीच मोम लगा दिया ताकि हवा जो है वो बाहर से अंदर प्रवेश नहीं कर सके, हवा भीतर से भी बाहर नहीं आ सके। और अपने दोस्त से इस मोबाइल पर किसी दूसरे फ़ोन से फ़ोन करने के लिए कहा। मोबाइल घंटी की ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ रही है, आवाज़ जो आ रही है। अब बोतल के मुंह में निकास नली युक्त एक कॉर्क लगा दिया। निकास नली द्वारा वायु चूसक मैंने जिससे हवा चूस करके बाहर निकलता है, पंप के माध्यम से बोतल के अंदर की हवा धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर मोबाइल घंटी की आवाज़ जो है वो ध्वनि धीरे धीरे कम हो गई। जब बोतल की हवा लगभग पूरी निकल गई तब मोबाइल की घंटी सुनाई देनी बंद हो गई, है ना। अब बोतल के मुंह से निकास नली युक्त कॉर्क को भी हटा लिया तो मोबाइल घंटी की ध्वनि फिर से सुनाई पड़ने लगेगी, है ना।
और जैसे कॉर्क को फिर बंद करेंगे तो नहीं सुनाई पड़ेगी। यदि हम बोतल में से पूरी वायु बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाएगी। इससे ये प्रमाणित होता है कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह के लिए संचारित होने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति को परिभाषित करिए एवं इनके मात्रक भी लिखिए। तो आयाम क्या होता है? कंपन करती हुई वस्तु के माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है। और आवर्तकाल क्या होता है? कंपन करती वस्तु को एक पूरा कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसका SI मात्रक सेकंड होता है। और आवृत्ति क्या होती है? कंपन करती वस्तु के द्वारा 1 सेकंड प्रति सेकंड जितने दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या होती है उसको आवृत्ति कहते हैं और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, SI मात्रक। आकाश में जब बिजली कड़कती है तो वो तड़ित जो है वो बिजली पहले दिखाई देती है, जबकि जो गर्जन होता है, साउंड जो है वो बाद में सुनाई पड़ता है। तो इसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर होगा, आकाश में तड़ित पहले दिखाई पड़ती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। यहाँ तड़ित जो है वही प्रकाश है और जो मेघ गर्जन है वो ध्वनि है। ठीक है। 12वां प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? तो इसका जवाब होगा, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं क्योंकि चांद पर निर्वात होता है तथा ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। तो निर्वात जब वहाँ है, कुछ माध्यम है ही नहीं, हवा भी नहीं है, तो निर्वात में ध्वनि के लिए कोई माध्यम मौजूद नहीं होने के कारण जो अंतरिक्ष यात्री है एक दूसरे की आवाज़ को डायरेक्ट बोलने पर नहीं सुन पाते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर नए वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और अंत में हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच, अपने बच्चों के बीच इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें।